सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में दो फैक्शंस है, एक है रूलर्स एंड एक है मोनार्क्स। रूलर्स को चाहिए कि यूनिवर्स एक ऑर्डर के साथ चले, सब लोग शांति से जिए, लेकिन मोनार्क्स को चाहिए कि भाई सभी जगह पे डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिसको जो मन में आए करें, हम भी वही करेंगे। एंड इसकी वजह से इन दोनों की फाइट्स हजारों सालों से चलती आ रही है, लिटरली ईयॉन से। एंड इनको पता चलता है कि रूलर्स ने ह्यूमैनिटी बनाई है, बेसिकली अर्थ बनाई है, तो हम एक काम करते हैं, इनकी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अर्थ के ऊपर हम राज करने लगते हैं, तो ये जो वॉर चल रही है उसके ऊपर हमारा एक अपर हैंड आ जाएगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि अर्थ पे इनको संग जिनवू भाई साहब मिलेंगे। यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 9 मोनार्क्स के बारे में, जिनकी सबकी अलग अलग अपनी एबिलिटीज है, कैसे वो अर्थ के ऊपर आते हैं, उनका गोल क्या होता है, उनकी जो बैटल होती है अपने जिनवू भाई साहब के साथ वो कैसी जाती है, एंड इन दी एंड क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो ये जो वर्ल्ड है वो तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट बीइंग नहीं बनाया है, एंड अभी इनकी जो बैटल चल रही थी यहाँ पे मोनार्क्स यूजुअली तो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन इनका एक लीडर जरूर है जिसका नाम है आंटेरिस, जो कि है मोनार्क्स ऑफ ड्रैगन, एंड इसको किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसका प्लान ये था कि हम अर्थ को मोनार्क के जो डोमेन होते हैं उसके साथ कंबाइन कर देंगे। एंड यूजुअली जो भी मोनार्क्स थे ये इसकी बात मान ही रहे थे, लेकिन एक बंदा होता है जो इसकी बात नहीं मानता, जिसका नाम होता है ऐशबॉर्न। अभी जिसने मेरे पहले वाले सोलो लेवलिंग के वीडियोस देखे उनका पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात करना हूं। बेसिकली ये थे अपने पहले वाले शैडो मोनार्क, जिससे पहले संग जिनवू भाई साहब बने, एंड ये ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना चूज करता है। इसकी वजह से जब आप आगे देखोगे वीडियो में कि क्या होता है, लेकिन यस इतना समझ लो कि यहाँ पे बाकी के मोनार्क्स एक साइड थे, अपने शैडो मोनार्क थे वो दूसरी साइड थे। एंड इसकी वजह से ही अपने संग जिनवू को बाद में जाके बहुत ज्यादा पावर मिलती है, जो गुड वर्सेस इविल की काइंड ऑफ बैटल होती है वो हमें एंड में देखने को मिलती है। लेकिन नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड जो लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है, बेसिकली नंबर 9 पे आता है, उसका नाम है क्यूरेशा, जो कि है मोनार्क ऑफ प्लेग्स। बेसिकली ये अपने डिसीज फैला सकती है, काइंड ऑफ कोरोना वायरस कह सकते हो तुम मोनार्क्स का। इसकी पावर ये थी कि एक इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती थी, जो कि बेसिकली डिसीजेस एंड ये सभी फैला सकते थे, एंड पॉइजन फैला सकते थे अपने एनवायरमेंट में। इसका गोल भी ये था कि तू अर्थ के ऊपर जा, ये डिजीजेस वगैरह फैला, ताकि जो ह्यूमैनिटी है वो वीकन हो जाए, एंड उसके बाद आसानी से हम ह्यूमैनिटी के ऊपर कंट्रोल ले लेंगे। एंड इसको उल्टा ये लगा था कि जिनवू भाई साहब मेरे सामने कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उसकी पावर मेरे सामने काम ही नहीं करेगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने संग जिनवू भाई साहब को। लेकिन ऑब्वियसली जब इनकी बैटल होती है तो जिनवू इसको आसानी से हरा देता है, एंड इसका जो गोल होता है वो तो उधर ही खत्म हो जाता है, एंड ये भी उधर ही खत्म हो जाती है। नंबर 8 पे आता है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन, बेसिकली अपने योगुमून भाई, जिसकी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक थी कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था एंड ऑल्टर भी कर सकता था, एंड उसके साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन भाई जब तक वो आए तब तक अपने जिनवू भाई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे कि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया, अपने जिनवू भाई उसको आसानी से हरा देते हैं। ये बाद में अपीयर भी होता है जब आंटेरिस, जो कि लीडर होता है, जैसे मैंने कहा, जब उसको फ्रॉस्ट मोनार्क में मदद करता है, वैसे ये भी उसकी मदद करता है अगेंस्ट इस बैटल अगेंस्ट जिनवू। लेकिन तब तक अपने जिनवू भाई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं कि योगमूंट उसको कुछ कर ही नहीं पाता, जिनवू उसको बहुत ज्यादा आसानी से हरा देता है। नंबर 7 पे आता है लेगिया, जो कि है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी। तुम्हें इसका नाम सुन के थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसकी पावर ये थी कि इसको भाई कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता था, मतलब इसकी जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। एंड ये जब पहली बार अर्थ पे तब आता है जब मोनार्क्स भी आ रहे थे इन्वेड करने के लिए अर्थ पे, एंड इसका रोल ही यही था कि तुझे एक अनब्रेकेबल वॉल की तरह रखना है, ताकि जो ह्यूमैनिटी एंड रूलर्स है वो वापस अटैक करने जाए तो वो कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि इसको तो कोई डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता था। लेकिन अपने जिनवू भाई साहब जिस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे थे वो आसानी से अपने लेगिया को हरा देता है। यस, हमको लगा था कि थोड़ी बैटल तो मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिनवू भाई आते हैं, उसको हरा के चले जाते हैं, एंड ये काइंड ऑफ सिंबलाइज भी करता था कि कैसे मोनार्क्स की ये जो बैटल है वो हारने की स्टेज पे आ रहा है, क्योंकि उनकी जो अनब्रेकेबल वॉल थी वही टूट गई थी, तो ऑब्वियसली आगे का उनका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लग नहीं रहा था। नंबर 6 पे आता है फ्रॉस्ट मोनार्क, जिसको हमने ऑलरेडी एनिमे में देख लिया था। बेसिकली सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में हमें ये बंदा देखने को मिला था, एंड ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरी स्टोरी में। ये बहुत ज्यादा ऐसे कांड करता है जिसकी वजह से पूरी स्टोरी का चीज ही पलटी जाती है। इसका एम ये था कि ये अर्थ में जब मोनार्क्स आने वाले हो उससे पहले जो भी स्ट्रॉन्ग लोग थे उनको हरा दे, ताकि इनका जो इन्वेजन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए। मैं फिर से मेजर स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूं, ये बंदा गो गिनहू, बेसिकली जो चेयरमैन थी हंटर एसोसिएशन का, उस बंदे को भी असैसिनेट कर देता है, मतलब उसको भी मार देता है। उसके बाद वो आंटेरिस को भी ज्वाइन करता है उसकी बैटल अगेंस्ट जिनवू के साथ, एंड इसके थोड़ी टेक्निक्स थी वो अलग थी। बाकी सारे लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी पावर के साथ इसको हरा देंगे जिनवू भाई साहब को, लेकिन ये अपना दिमाग लगाता था, टैक्टिक्स यूज करता था, अपना आइस मैजिक यूज करता था जिनवू को हराने के लिए। लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा फियर्स बैटल के साथ वो एंड में जाके हार ही जाता है। लेकिन यस, बहुत ज्यादा बंदा इंपॉर्टेंट था स्टोरी के लिए, इसने बहुत सारे कांड किए थे। नंबर 5 पे आता है राकान, जो कि होता है मोनार्क्स ऑफ बीस्टली फैंग्स, एंड इसको भी हमने एनिमे में देख लिया था, फ्रॉस्ट मोनार्क था उसके साथ था। इस बंदे की तुम बॉडी देखो भाई, इसका जो पूरा रोल है वो एनिमल की तरह है। बेसिकली ये अपने इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है, एनिमल्स की तरह। इसका रोल यही था कि जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसके ऊपर उनको असॉल्ट करना था, बेसिकली ह्यूमन सिविलाइजेशन को उसको मारना था। ये पहले अपीयर तब होता है जब मोनार्क्स गैदर करता है साथ में, उनको
प्लान बना रहा था कि हम अर्थ को कैसे इन्वेड करें। वैसे तो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जिन्वू भाई साहब को खुद को भी इसको हराने की इतनी ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो शैडो आर्मी होती है वही उसको हरा देती है। नंबर 4 पे आता है बारान भाई साहब, जिसको आपने ऑलरेडी एनिमे में देख लिया है। बेसिकली जो डीमन कैसल आर्क के वक्त अपना जिन्वू भाई जिसको फेस करता है वो ही है बारान। ये है मोनार्क ऑफ ट्रांसफिग्रेशन। इसका एम ये था कि इसको ह्यूमैनिटी की स्ट्रेंथ चेक करनी थी, ताकि जब मोनार्क्स बाद में आए तो इनको पता चले कि हाँ भाई ह्यूमैनिटी इतनी स्ट्रांग है, इनमें से कोई ऐसा बड़ा बंदा तो नहीं है। बेसिकली जब ऐसा कोई बड़ा बंदा होता है तो वो डायरेक्टली उसको मारने चले जाते हैं। इसकी फाइट ऑलरेडी हमने एनिमे में देख रखी है, अपने जिन्वू भाई साहब ने इसको भी हरा दिया था, लेकिन हाँ उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उसको हराने के लिए। आपको पता है उसने उसका ड्रैगन भी अराइज कर लिया था अपने लिए, एंड ऐसे इसकी फाइट भी खत्म हो जाती है। फाइनली नंबर 3 पे आते हैं आंटेरेस, जो कि होता है मोनार्क्स ऑफ ड्रैगन एंड किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड इन जो मोनार्क्स थे उनका लीडर। यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी देखा ये जिन्वू के साथ भी फाइट करता है, एंड इसका गोल यही होता है कि जितनी भी सारी लाइफ थी पूरे यूनिवर्स में उसको किसी को जिंदा ही नहीं रखना था। जैसे मैंने कहा इनका गोल यही था कि हमको डिस्ट्रक्शन करनी है, नहीं यही करता है। ये बहुत ज्यादा बैटल करता है जिन्वू भाई साहब के साथ, लेकिन अल्टीमेटली हार जाता है, क्योंकि तब तक जिन्वू भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, एंड जो रूलर्स होते हैं दूसरी साइड के वो भी इंटरवीन करते हैं उनकी बैटल के साथ, एंड वो भी मदद करते हैं जिन्वू भाई साहब की। जैसे मैंने कहा काफी सारे जो दूसरे मोनार्क्स थे इसकी मदद भी की आंटेरेस की अगेंस्ट इस बैटल टू जिन्वू लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता, एंड ओवरऑल अपने जिन्वू भाई साहब ही जीत जाते हैं। नंबर 2 पे आता है एशबॉर्न, जो कि ओरिजिनल शैडो मोनार्क था जिसने ह्यूमैनिटी की मदद की, एंड बाद में जाके अपनी पावर्स को जिन्वू भाई साहब को दे दिया। एंड इसलिए मैंने जब जिन्वू वाले की वीडियो बनाई थी उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करते हुए तब बोला था कि एक टाइप से वो जिन्वू का दूसरा बाप भी है। शैडो मोनार्क वैसे तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो बाकी सारे की आर्मीज होती है वो उसको आसानी से हरा देते हैं, लेकिन तब अल्टीमेट बीइंग को लगता है कि ओ ये एक ही बंदा है जो मेरे से लॉयल रहा है, ये एंड तक मेरे लिए लड़ता रहा, तो वो उसको पावर दे देता है। एंड ऐसे ही शैडो मोनार्क अकेला ही पूरी जो बैटल होती है उसके जो टाइड होता है ना कि कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है उसको ही चेंज कर देता है, वो अकेला जाके सबको हरा देता है। तो इसकी वजह से वो ह्यूमैनिटी के लिए तो था ही बेचारा, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा बंदा था एंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। एंड नंबर 1 मोनार्क आता है फिर से शैडो मोनार्क, लेकिन एशबॉर्न का सक्सेसर जो कि है अपना संग जिन्वू। आपको पता है इन दी एंड जब एशबॉर्न उसको अपनी पावर्स दे देता है, एंड भाई उसका जो कमांडर भी होता है दूसरे नंबर का वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शैडो अपने जो जिन्वू भाई साहब है उसको भी ले लेता है, तो अपने जिन्वू भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। एंड इसकी वजह से जब वो बाकी सारे दूसरे मोनार्क के साथ बैटल कर रहा होता है जैसे आंटेरिस, फ्रॉस्ट मोनार्क, योगमुंड, तो वो उसको कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस लेवल पे भाई जिन्वू भाई इधर थे एंड ये लोग इधर रह गए थे। एशबॉर्न ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड भाई जिन्वू के पास भी अपनी पावर थी, एंड जब दोनों कंबाइन हो जाती है तो भाई दोनों ही माइंड ब्लोइंग बन जाते हैं। ये थे 9 मोनार्क्स जिनको हमें रैंक किया थ्रू पावर्स। अगर आपको चाहिए कि मैं रूलर्स के बारे में एक्सप्लेन करूं, गॉड्स के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और कोई इंटरेस्टिंग आइडिया हो तो भी बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।